पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हलफनामा दिया था। ट्रेन के पटरी और पोस्ट ऑफिस में आग, आज भी पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में वो दस्तावेज है कि इन्होंने अंग्रेजों के सामने माफीनामा दिया कि हमको इस देश की आज़ादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। आपने तो 10 वर्षों में कुछ किया नहीं। 70 वर्षों की देश की पूर्वजों की गाढ़ी कमाई जो संस्थानें थे उसको आपने अडानी और अंबानी के हाथों में बेच दिया। सीनियर सिटीजनशिप का उनको बेनिफिट मिलता था, आज आपने बंद कर दिया। अब वो वंचित हो गए। आज आप 55-60 साल का व्यक्ति जाकर ट्रेन का टिकट कटावे, कहीं बेनिफिट नहीं है उसका। अब कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को? देश भावनाओं से नहीं चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है। नमस्कार। आज हमारे साथ है आरजेडी के जिला प्रवक्ता श्री हरिलाल यादव जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज का जो राजनीतिक उठा पटक जो हो रहा है, जो इंडिया गठबंधन है, हमको लगता है कि जैसे अब अपने स्थान पर स्थित नहीं है। जैसे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी आवाज़ उठाए हैं, इस पर आप आरजेडी से हैं, आप लोग का क्या विचारधारा है? देखिए, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की जहाँ तक बात है, शीर्ष नेतृत्व हर पार्टी के जो दल इसमें शामिल हैं, सभी पार्टी के शीर्ष नेता इसमें लगे हुए हैं सीट शेयरिंग को लेकर के। पंजाब में आपकी सरकार है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो जिसका जहां आधार है, जनाधार मजबूत है, वो वहां तो दावेदारी मजबूती के साथ रखेगा ही रखेगा। तो है। हाँ, तो इसमें ऊपर के लोग लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में कहीं से कहीं कोई चूक नहीं है। लोग समय आने दीजिए, सब ठीक है। लेकिन ममता बनर्जी तो खुलेआम बोल रहे हैं, बैनर पोस्टर फाड़ करके कि हम अकेला चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन से हम अलग अपना मेरी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस पर क्या कहिएगा? ऐसी बात नहीं है। ममता जी का बयान हम भी सुने पढ़े हैं। ममता बनर्जी जी ने कहा है कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ, हम इंडिया गठबंधन से अलग नहीं है। अकेले लड़ेंगे मतलब पार्टी से अलग होना और गठबंधन से अलग होना नहीं हो सकता है। देखिए, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं, हर स्टेट की अलग अलग परिस्थिति है। अभी आपको क्या हुआ, साउथ में बहुत से दलों ने एनडीए का साथ छोड़ा पिछले दिनों। अभी इंडिया गठबंधन से ज़्यादा घटक दल भाजपा एनडीए में 36 है। 36 दलों का मिश्रण से इंडिया गठबंधन अभी बना चल रहा है। तो इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन एकजुट है। आज भी इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं वो आज भी इस पर कायम हैं और वो आज भी संतुष्ट हैं लोग कि कहीं गड़बड़ नहीं होगा। बहुत जल्द इसका निपटारा कर लिया जाएगा। अब देखिए, वो बोलते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो फिर इसमें तो दरार आ ही चुकी है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। बोलने के लिए लोग बोलेगा, उसके लिए इंडिया देश स्तर पर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति भी बनी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वो लोग अपना इस पर काम कर रहा है। हम लोग तो बहुत नीचे लेवल के लोग हैं। शीर्ष नेतृत्व इस पर लगा हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद इधर नीतीश कुमार जी भी बीजेपी का प्रशंसा कर रहे हैं, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, नीतीश जी का राजनीति करने का अपना एक अलग तरीका रहा है शुरू से। हाँ, नीतीश जी 2015 में जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़े, जब भाजपा 51 सीटों पर सिमट गई विधानसभा, तो उसमें राजद के साथ रहते हुए भी नीतीश जी ने एनडीए गठबंधन के एजेंडे पर सपोर्ट किया। जैसे आर्टिकल 370 370 धारा का उन्होंने सपोर्ट किया, नोटबंदी का सपोर्ट किया, जीएसटी का सपोर्ट किया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के चुनाव में
यूपीए गठबंधन से श्रीमती मीरा कुमार थी और एनडीए के तरफ से रामनाथ कोविंद जी थे। तो उन्होंने कोविंद जी को साथ थे, लेकिन कोविंद जी के साथ के पक्ष में मतदान किया। तो हर आदमी का उनका कुछ अलग ही रहा है। आज भी वो है, राजद के साथ सरकार में है, लेकिन वो हम लोग को कोई गुरेज नहीं है। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि सभा में जन्म दिवस में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या जहाँ है, क्या ऐसा नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में वो फिर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? देखिए, राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है। राजनीति में कब क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। नीतीश जी सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए राजद के साथ आए। देश से सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, भाजपा मुक्त देश बनाने के लिए नीतीश जी राजद के साथ महागठबंधन के साथ आए। अब नीतीश जी महागठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ हैं, रहेंगे भी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। क्या महागठबंधन में अलग अलग आवाज उठ रहे हैं, तो क्या महागठबंधन कमजोर नहीं हो रहा है? कैसे अलग, कहाँ अलग अलग आवाज उठ रहे हैं? अभी तो भाजपा जिस पार्टी की शासन इस देश में चल रही है, उसका तो सीट क्लियर नहीं हुआ कि बिहार में भाजपा कितने सीटों पर लड़ेगी, उसके साथ चिराग जी कितने पर लड़ेंगे, जीतन राम मांझी जी कितने पर लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा कितने सीटों पर लड़ेंगे। क्लियर है क्या? नहीं, ये तो कहीं कोई क्लियर नहीं है। तो इसमें बेचैनी क्या है? समय आने दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। ये तो क्लियर है कि किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया कि किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पिछले दिनों जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री कौन होंगे उसका क्लियर फाइल प्रधानमंत्री ठीक है, लेकिन एक तो नेतृत्व तो होता है ना कि इनके दिशा निर्देश पर काम होगा, तो सारी पार्टियां इनके दिशा निर्देश पर काम करेगी। ऐसा कोई आपको सामने दिखाई दे रहा है? देखिए अभी बिहार में, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में जो भी चुनाव हुए हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि बिहार में हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव करें। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भाजपा एक क्षेत्रीय पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है बिहार में। इसका क्या कारण है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो कहती है कि विश्व की मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ, और उसके प्रधानमंत्री आप कहते हैं कि बिहार में हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसका क्या मतलब है? तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारने वाले हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी कहीं आने जाने वाले नहीं है। नीतीश जी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ और सामाजिक न्याय में आस्था रखते हुए महागठबंधन के साथ आए हैं, और पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ। वैसे देखिए तो बीजेपी पहले से बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। जैसे राम मंदिर हुआ, सब लेकर के आपको मुझे लगता है कि पूरा भारत एकदम भागवा हो चुका है। जैसे आप देखें कि 22 तारीख को कैसा व्यवस्था चालू होगा, सब जगह था, और इसके सामने इंडिया गठबंधन मजबूती अपना दे पाएगी। एक बात जान लीजिए, भगवान राम की जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को 22 जनवरी की बात है, और आपने सवाल किया कि पूरे देश भाजपा के साथ है, मैं इस बात को नहीं ना, ये बात नहीं बोले, हम बोले कि पूरा देश भागवा दिखा उसमें। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। देश के एक नौजवान से जाकर बात कीजिए, उसको मंदिर में घंटी बजाना है कि सरकारी नौकरी करना है, जिसके माँ बाप जमीन बेच करके MBA करा दिए, अब उसका कहीं कोई रोजी रोटी की बात नहीं है। ये आपके प्रधानमंत्री हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे थे, वादा किए थे सार्वजनिक मंचों से। 10 साल बीत गए, 20 करोड़ नौकरी कहाँ है पूछता है इस देश का एक एक पढ़ा लिखा नौजवान। है जवाब आपके पास?
देंगे प्रधानमंत्री जवाब। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन जाने से देश से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या बेकारी दूर हो जाएगी? क्या महंगाई दूर हो जाएगी? देश के नौजवान अपने हाथ को काम मांगते हैं, मंदिर में घंटी बजाने को नहीं मांगते। उनके माँ बाप अपना गहना गिरवी रख करके, संपत्ति बेच करके अपने बेटे को मंदिर में घंटी बजाने के लिए नहीं पढ़ाए हैं, सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ाए हैं। आप कहते हैं कि हम 2 करोड़, आप कहते थे 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। आप सत्ता में आने के बाद इस देश का एक एक नौजवान सुबह 2 बजे, रात 3 बजे, 4 बजे सुबह में उठ करके सुबह में आर्मी में जाने के लिए, एयरफोर्स में जाने के लिए, नेवी में जाने के लिए दौड़ लगाता था कि हम एयरफोर्स में जाएंगे, नेवी में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। और आपने एक झटके में उस आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को 4 साल के लिए अग्निवीर में तब्दील कर दिया। अब कोई लड़का आर्मी में जाना चाहता है क्या? नेवी में जाना चाहता है क्या? एयरफोर्स में आप कहाँ इस देश को ले जा रहे हैं? जब देश के नौजवान महंगाई की बात करेंगे, देश की जनता रोजगार की बात करेगी, नौजवान रोजगार की बात करेंगे, जनता महंगाई पर लगाम लगाने की बात करेगी, तो आप मंदिर की तरफ ले जाएंगे, आप पाकिस्तान की तरफ ले जाएंगे, आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। इससे देश चलता है क्या? इस देश को आजाद कराने में एक ही धर्म का हाथ है क्या? इस देश को सभी ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोगों ने बलिदान देकर अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई है। आज जो लोग देश के सत्ता पर आसीन हैं, उनके पूर्वज अंग्रेजों के सत्ता की दलाली किया करते थे, अंग्रेजों के घुसपैठिए हुए थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हलफनामा दिया था, ट्रेन के पटरी और पोस्ट ऑफिस में आग। आज भी पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में वो दस्तावेज है कि इन्होंने अंग्रेजों के सामने माफीनामा दिया कि हमको इस देश की आज़ादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। और वो आदमी आज देशभक्ति की बात करता है, हिंदू और मुसलमान में विभाजन की बात करता है। क्या इससे देश एक रह सकता है क्या? भारत विश्व गुरु बन सकता है क्या? ये नहीं है। देश के सामने सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे आज बेकारी के हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं। इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए, इस पर मजबूती और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। आपने तो 10 वर्षों में कुछ किया नहीं। 70 वर्षों की देश की पूर्वजों की गाढ़ी कमाई जो संस्थान थे, उसको आपने अडानी और अंबानी के हाथों में बेच दिया, निजीकरण कर दिया। रोजगार मिलेंगे कहां से? नौकरी आएगी कहां से? रेलवे को आपने निजीकरण कर दिया। आपने 55 साल की उम्र के जो बड़े बुजुर्ग किसी भी जाति बिरादरी के हों, सीनियर सिटीजनशिप का उनको बेनिफिट मिलता था, आज आपने बंद कर दिया। अब वो वंचित हो गए। आज आप 55-60 साल का व्यक्ति जाकर ट्रेन का टिकट कटावे, कहीं बेनिफिट नहीं है उसका। अब कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को? चंद मुट्ठी पर अपने कारपोरेट घरानों के मित्रों के हाथों इस देश की गाड़ी, आपने वादा किया था कि मैं देश को बेचने नहीं, बिकने नहीं दूंगा, और आपने धीरे धीरे करके देश की सारी परिसंपत्तियों को गिरवी रख दिया, बेच दिया। ये क्या मतलब? क्या ये सब मुद्दा चुनाव पर असर? एकदम असर पड़ेगा। बेरोजगार को मंदिर से मतलब नहीं है, उसको मस्जिद से मतलब नहीं है, गिरजाघर गुरुद्वारे से मतलब नहीं है, उसको रोजी रोजगार से मतलब है। वो रोजी रोजगार मांगेगा। आने वाले चुनाव जो आसीन लोकसभा के चुनाव है, उसमें एक एक नौजवान सवाल करेगा एनडीए गठबंधन की हुकूमत से और उनके प्रतिनिधि से कि कहाँ है हमारा 2 करोड़ नौकरी एक साल, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? जो नौकरी मिल भी रहा है, जहाँ से नौकरी मिलती भी थी, वहाँ तो आपने बंद कर दिया निजीकरण करके। तो ये सब झांसे और जुमले में देश की जनता आने वाली नहीं है। इतना तय है कि मोदी जी का 24 में सफाया है। क्या जरूरत थी? रामनवमी में पूरा देश नहीं, दुनिया के लोग जानते हैं, ऑल यूनिवर्स, पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था।
और किस दिन हुआ था, तो चैत्र रामनवमी के दिन हुआ था। आप इतने जल्दीबाजी उतारने में हैं, आपको इतने चिंता या पड़ी कि आपने चैत्र नवमी के पहले ही 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन कर दिया राम मूर्ति का। क्यों? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है? देश की जनता जानना चाहती है। आपने इस देश के महत्वपूर्ण संत, प्रमुख संत शंकराचार्य को नहीं बुलाया। शंकराचार्य जी ने विरोध जताया था कि यह शुभ घड़ी में ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आपने उसकी भी अवहेलना कर दी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आसिन लोकसभा चुनाव है, राम मंदिर को मुद्दा बनाएंगे। इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। 5 वर्ष से ज्यादा हो गए पुलवामा अटैक को, जिसमें इस देश के 43 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की जनता को यह नहीं बता पाई कि वो RDX कौन लाया था और कहां से आया था सफेद कार में। 5 साल गुजर गए, विधवाएं हो गई 43 जवानों की पत्नियां। कौन देगा जवाब इसका? 5 साल कम है क्या? आपने पुलवामा अटैक का जांच आज तक नहीं करवाया? इस देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है क्या? अब चुनाव सर पे आया है तो आपको कर्पूरी ठाकुर को आप भारत रत्न दिए हैं, अति पिछड़ा के वोट को लेकर। आप कहते हैं कि मेरी जाति केवल गरीबी है, और आप कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाले का, गरीब बाप का बेटा हूं, चाय बेचने वाले का बेटा हूं, पिछड़ी जाति से आता हूं। वोट के लिए आप पिछड़ी जाति हैं और काम करने के लिए आपके पास कुछ नहीं, आपका कोई एजेंडा नहीं है। देश कैसे चलेगा? देश भावनाओं से नहीं चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है। हर देश का एक अपना अलग संविधान होता है। आपने संविधान को ताक पर रख करके लोकतंत्र को कुचल करके इस देश को चलाने का काम किया है मोदी जी। ये देश की जनता आने वाले लोकसभा में के चुनाव में आपको माकूल जवाब देने की काम करेगी। 140 रुपये लीटर आज सरसों का तेल बिक रहा है, 108 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 100 रुपये लीटर डीजल बिक रहा है। जब 64 रुपये लीटर पेट्रोल था तो स्मृति ईरानी ये सब लोग नंगा नाच किया करते थे दिल्ली की सड़कों पर। आज कहाँ गई वो? माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लोकसभा में चूड़ियां भेंट करती थी। उनको तो नरेंद्र मोदी जी को चूड़ियां पहनानी चाहिए कि आज 1200 1000 से ऊपर और 1200 के लगभग रसोई गैस मिल रहा है। लास्ट में आप दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा? हम यही कहेंगे कि जज्बातों से देश नहीं चलता है। हर जाति और हर धर्म में, हर संप्रदाय में पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार हैं। उनको रोजगार दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए। आपने बिहार में 17 वर्षों तक शासन चलाया माननीय नीतीश जी के साथ में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जानना चाहता हूं, आपने 17 वर्षों तक बिहार के सत्ता का सेंटर रहे और आपने नियोजन दिया। नियोजन और नियुक्ति में बहुत फर्क होता है। और आदरणीय तेजस्वी जी की नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार मात्र 1.5 साल में लगभग 5 लाख लोगों को स्थायी नौकरी, सरकारी नौकरी दी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी सरकार हो वो जनता के हित के लिए होनी चाहिए। महंगाई पर लगाम लगा दी, बेरोजगारी पर लगाम लगा दी, अपराध पर लगाम लगा दी, ताकि जनता चैन की सांस ले सके और राहत महसूस सके। हमारे नौजवान जो आज राज्य के दूसरे प्रदेशों में दर दर भटक रहे हैं रोजी रोटी की तलाश में, वो अपने जन्म स्थान पर रोजी रोजगार पावे, खुश रहें और संपन्न रहें। यही हमारी कामना है और यही हमारी चाहत है। ये थे सारण जिला प्रवक्ता आरजेडी के श्री हरेलाल यादव। आप देख रहे हैं अभिनव इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। नमस्कार।